नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की, पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की, जानेंगे मोदी सरकार के खिलाफ क्या है सोनिया गांधी का प्लान, एनसीपी चीफ पवार ने मोदी सरकार को लेकर किया क्या दावा, बात करेंगे बिहार में जेडीयू के अंदर बनती बगावत की स्थिति की और बुलेटिन के आखिर में बात उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर केजरीवाल के बड़े ऐलान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कसा तंज। केरल में पार्टी के कार्यक्रम में बोले नड्डा, कोरोना रोकने में फेल हुई पिनराई विजयन सरकार, खुल गई कोरोना पर केरल मॉडल की पोल। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के एक दिन बाद बोली असम की पूर्व सांसद सुष्मिता देव, बिना शर्त हुई तृणमूल कांग्रेस में शामिल, कोई भी जिम्मेदारी निभाने को तैयार, 30 साल की राजनीति में कांग्रेस आलाकमान से भी कुछ नहीं मांगा। मोदी सरकार के मंत्री ने उठाई बंगाल विभाजन की मांग। केंद्रीय मंत्री जॉन बारला बोले, उत्तर बंगाल के अलग राज्य का निर्माण क्षेत्र के लोगों की आवाज है। यूपी में हो रही है नाम बदलने की होड़। जिला पंचायतों ने अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया। बिना किसी विरोध के अलीगढ़ का नाम हुआ हरिगढ़। राज्य सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। शेयर बाजार में आई तेजी, 210 अंकों की तेजी के साथ 55,792 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 52 अंकों की तेजी, 16,615 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अंशिता। चर्चा शुरू करने से पहले खबर अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान पर तालिबान का पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका है। हर देश अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकालने की कोशिश में जुटा है। काबुल से सेना के 2 विमान भारतीय नागरिकों को लेकर स्वदेश लौटे। तो क्या है अफगानिस्तान का हाल, देखिए ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान में अब तालिबान की हुकूमत का आगाज हो चुका है। काबुल एयरपोर्ट के अंदर का हिस्सा छोड़ दिया जाए तो पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का राज कायम हो चुका है। जिन क्षेत्रों पर तालिबान पिछली सदी के अंतिम दशक में कब्जा नहीं कर पाया था, इस बार वहां भी उसे सफलता मिली है। दुनिया भर के अधिकांश देश अपने नागरिकों को निकालने की कोशिश में जुटे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी अमेरिका में शरण लेने की तैयारी में है। इस बीच उनका 32 साल पुराना एक आर्टिकल वायरल हो रहा है। गनी ने यह आर्टिकल 15 फरवरी 1979 में लिखा था, जब अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन की फौजें वापस लौटी थी। गनी ने लिखा था कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान छोड़ दिया है, काबुल में अब कठपुतली शासन का पतन हो गया है। उस समय उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि कभी उन्हें भी यही स्थिति झेलनी पड़ेगी। अफगानिस्तान में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। तालिबान की हुकूमत आने के साथ ही अफगानिस्तान में कई बदलाव दिखने लगे हैं। भारत को लेकर तालिबान का एजेंडा क्या होगा, ये अभी तक साफ नहीं है। तालिबानी प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान में जो विकास योजनाएं भारत चला रहा है वो उसे जारी रख सकता है, लेकिन अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की इजाजत हम नहीं देंगे। काबुल में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और शहर में कानून व्यवस्था बहाल हो गई है। अफगानिस्तान में अभी भी कई भारतीय फंसे हैं, जिसकी सुरक्षा का भरोसा जरूर तालिबान ने दिया। वायुसेना के विमान से भारत लौटे अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुदेंद्र टंडन ने कहा कि वहां अभी भी भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो कोई भी वहां फंसा हुआ है उसे किसी तरह से भारत लाया जाए। इसको लेकर हमने विदेश मंत्रालय में एक हेल्प डेस्क खोली है, जो पहले से ही ऑपरेट कर रही है। रूस, चीन और पाकिस्तान तालिबान शासन को मान्यता देने पर विचार कर रहे हैं। राजीव जी, अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से भारत को संकेतों में धमकी मिलना भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान तालिबान को खुलकर हवा दे रहा है। कई भारतीय अभी भी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बहुत ही सही चाल चली, जबकि भारत अंतिम समय तक सुस्ती ही दिखाता रहा, जिससे भारत और भारतीय दोनों ही मुश्किल में दिख रहे हैं। क्या ये भारत की विदेश नीति की असफलता है? जी अंशिता, अफगानिस्तान में इस वक्त जैसे हालात हैं वो वाकई कठिन हैं, बेहद कठिन है। और ये कठिनाई आसान हो सकती थी जब सरकार पहले से इसके लिए योजना बनाती, इससे बाहर निकलने की योजना बनाती। तालिबान ने एक दिन में तो अफगानिस्तान में कब्जा नहीं किया है, बल्कि इस बात के संकेत बहुत पहले से मिल रहे थे। अमेरिका ने जब पहले ही ऐलान कर दिया था तो कि वो अपनी सेनाएं वापस बुलाएगा, तो उसके बाद भारत को भी अपने नागरिकों के बारे में और अफगानिस्तान में चल रहे मिशन के बारे में विचार करके और
उसके अनुसार काम करना शुरू कर देना चाहिए था। सरकार ने भीतरी तौर पर कोई फैसला लिया हो तो उसका तो कोई पता नहीं, लेकिन बाहर तो यही नजर आ रहा है अंशिता कि सरकार न अफगानिस्तान के हालात को समझ पाई और न उसके अनुसार कोई काम ही कर पाई, जबकि चीन, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका सब पहले से तैयार थे कि उन्हें क्या करना है। अमेरिका तो अपने नागरिकों को निकालने में सफल रहा, लेकिन भारत अब तक उलझन में है। कुछ लोगों को तो भारतीय विमान वापस ले आए हैं, लेकिन बहुत से लोग अब भी वहां पर फंसे हुए हैं और इसके साथ ही भारत की मदद से चल रहे प्रोजेक्ट भी अटक गए हैं। तालिबान तो कह रहा है कि भारतीय अपना काम पूरा करें, अपने प्रोजेक्ट को पूरा करें, लेकिन उसके कहने में धमकी के सुर अधिक सुनाई दे रहे हैं। इधर सरकार की रणनीति भी अब तक स्पष्ट है, यानी साफ नहीं है कि तालिबान के प्रति हमारा रुख क्या होगा। इस आधार पर तो यही लगता है अंशिता कि भारत सरकार अपनी विदेश नीति से बिल्कुल भटक गई है। तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद राजीव जी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेगासस मामले में मोदी सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है। जहां सरकार पेगासस पर संसद में चर्चा तक से बच रही थी, वहीं अब देश की सर्वोच्च अदालत ने सरकार से मामले पर जवाब मांगा है, जिसे विपक्ष अपनी बड़ी कामयाबी के रूप में देख रहा है। वहीं कोर्ट का फैसला भी विपक्ष के आरोपों पर कहीं न कहीं मुहर लगाता दिख रहा है। देखिए रिपोर्ट। पेगासस जासूसी मामले में आरोपों पर मोदी सरकार से संसद में जवाब देते नहीं बना और सरकार लगातार आरोपों को गलत बताकर विपक्ष की चर्चा की मांग को नजरअंदाज करती रही, जिसकी वजह से विपक्ष हंगामा करता रहा और संसद का सत्र हंगामे की ही भेंट चढ़ गया। मगर अब देश की शीर्ष अदालत ने पेगासस पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही केंद्र सरकार को 10 दिन के अंदर ही जवाब देने का निर्देश दिया गया है, जिससे साफ पता चलता है कि पेगासस मामले पर विपक्ष सरकार पर कोई अनर्गल आरोप नहीं लगा रहा था। बता दें कि केंद्र सरकार ने कल ही सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पेगासस जासूसी के आरोपों में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वह इस मामले के सभी पहलुओं के निरीक्षण के लिए प्रमुख विशेषज्ञों की एक समिति बनाएगी। सरकार ने इस मुद्दे के काफी तकनीकी होने का हवाला देते हुए कहा था कि इसके सभी पहलुओं की विशेषज्ञों द्वारा जांच की जरूरत है। इस दौरान सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे थे, जिन्होंने पीठ को बताया कि विशेषज्ञों की समिति से इसकी जांच की जरूरत है। यह बेहतर तकनीकी मुद्दा है। हम इस क्षेत्र के प्रमुख तटस्थ विशेषज्ञों की नियुक्ति करेंगे। वहीं जासूसी के आरोपों की जांच को लेकर याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि सरकार का हलफनामा यह नहीं बताता कि सरकार या उसकी एजेंसियों ने जासूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया या नहीं, जिससे पता चलता है कि सरकार जरूर कुछ छुपा रही है। पेगासस पर सरकार घिरी हुई है तो वही विपक्ष भी सरकार को घेरने में जुटा है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। संकेत इसी बात के हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ अभी से ही 2024 की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। विपक्षी दलों का संयुक्त मोर्चा भी अस्तित्व में आ सकता है। तो क्या है सोनिया गांधी का प्लान, देखिए ये रिपोर्ट। संसद के मानसून सत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहली बार पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट दिखाई दिया। कोई भी मुद्दा हो, विपक्ष ने उसे पूरी एकजुटता के साथ उठाया। इस बार का मानसून सत्र तो हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन विपक्ष ने संसद सत्र के बाद भी सरकार को राहत नहीं दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 20 अगस्त को एक अहम बैठक बुलाई है। बैठक में एनडीए विरोधी दल के नेताओं को शामिल होने का न्योता दिया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये बैठक वर्चुअली आयोजित की जाएगी। बैठक में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल होंगी, ये तय माना जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी के संसद मार्च के समय टीएमसी के नेता गायब रहे थे। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुष्मिता देव के टीएमसी में शामिल होने के बाद कहा जा रहा था कि शायद ममता सोनिया गांधी की बुलाई बैठक में शामिल ना हो, लेकिन सोनिया गांधी के न्योते को ममता ने स्वीकार कर लिया है। वही जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की वर्चुअल मीटिंग में ममता बनर्जी के अलावा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार समेत कई विपक्षी नेताओं को शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है। बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ संयुक्त मोर्चे के गठन पर बातचीत हो सकती है। अगर संयुक्त मोर्चे पर सहमति बन जाती है तो मोदी सरकार के लिए चुनौती बढ़ सकती है। बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। ऐसे में विपक्षी एकता पर बात बनती है तो इसकी एकता की पहली परीक्षा यूपी विधानसभा चुनावों में देखने को मिल सकती है। सोनिया गांधी की बैठक में विपक्ष का हर बड़ा नेता शामिल होगा, ये तय हो चुका है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा हाल ही पास किए गए ओबीसी आरक्षण विधेयक को लोगों के साथ एक धोखा बताया है और साथ ही कई सवाल भी खड़े किए हैं।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार इस समय कुछ ज्यादा ही सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी नेताओं से वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, साथ ही मोदी सरकार को भी घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। ओबीसी आरक्षण बिल को लेकर पवार ने कहा कि हमने केंद्र सरकार से आरक्षण पर हाई कोर्ट द्वारा अनिवार्य 50% की सीमा को हटाने और राज्यों को मौजूदा कोटा सीमा को पार करने की अनुमति देने के लिए एक कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान और आरक्षण से संबंधित कोटे की कोई तय सीमा नहीं है और इसे बढ़ाने में कोई संवैधानिक बाधा भी नहीं है। पवार ने आरोप लगाया कि ओबीसी की सूची तैयार करने संबंधी 2 साल पहले छीने गए राज्यों के अधिकार को बहाल करने का संवैधानिक संशोधन महज दिखावा है। जब तक 50% की सीमा में ढील नहीं दी जाती तब तक मराठा कोटा बहाल नहीं किया जा सकता है। इसी तरह ओबीसी पर प्रायोगिक आंकड़े राज्यों के साथ साझा किए जाने चाहिए। जब तक आंकड़े उपलब्ध नहीं होंगे तब तक यह पता नहीं चल सकता है कि छोटी जातियों को कितना प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है। पवार ने कहा कि ज्यादातर राज्यों में आरक्षण 60% से ऊपर है। उन्होंने कहा कि मोदी के सामने बोलने के लिए किसी को भी हिम्मत दिखानी होगी। संविधान संशोधन का एकमात्र मकसद धोखा है। आपको बता दें कि 10 अगस्त को लोकसभा ने राज्यों को यह तय करने की अनुमति देते हुए एक विधेयक पारित किया कि उनके यहाँ ओबीसी कौन है। 127वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को फिर से बहाल करता है। वहीं इस दौरान पवार राज्यसभा में हुई घटना का जिक्र करना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते राज्यसभा में हंगामे के दौरान मार्शलों द्वारा बल प्रयोग सांसदों और लोकतंत्र पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। मोदी सरकार ने 8 केंद्रीय मंत्रियों को मीडिया के सामने अपने रुख को सही ठहराने के लिए मैदान में उतारा, जो यह दर्शाता है कि वो एक कमजोर विकेट पर थे। विपक्ष मोदी सरकार को घेरने में जुटा हुआ है, जिससे बीजेपी मुश्किल में दिख रही है। मुश्किल में बीजेपी के सहयोगी भी दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी जेडीयू की मुश्किलें उसके नेताओं ने ही बढ़ा रखी हैं। पार्टी कई गुटों में बटी दिखाई दे रही है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि जेडीयू का बंटवारा भी हो सकता है। बिहार में जेडीयू एकजुटता का दावा करती है। नीतीश कुमार एकता का राग अलापने से पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन नेताओं में छिड़ी तकरार पार्टी की कलह को सियासी सतह पर उभार रही है। इस कलह की वजह आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा बने हैं। मोदी सरकार में मंत्री बने आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह से उपेंद्र कुशवाहा नदारद दिखे। यहाँ तक कि पोस्टर में भी उन्हें जगह नहीं दी गई। पार्टी में प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत देने वाले जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने अपने ही पोस्टर में जेडीयू के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा को जगह नहीं दी। दरअसल जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह 16 अगस्त को पटना पहुंचे थे। उनके स्वागत के लिए जेडीयू दफ्तर में जो पोस्टर लगाए गए थे उनमें दर्जन भर नेताओं की तस्वीर लगी थी, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा को इसमें जगह नहीं दी गई थी। ये पोस्टर पार्टी में दूरियों को बढ़ा रहे हैं। हालांकि जब उपेंद्र कुशवाहा से कलह के बारे में पूछा गया कि क्या उन्हें आरसीपी सिंह के स्वागत समारोह की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि उन्हें पार्टी दफ्तर से फोन या पत्र के जरिए कोई सूचना नहीं दी गई। उन्हें पोस्टरों और प्रेस के जरिए ही इसकी सूचना मिली। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी में गुटबाजी के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि सब एकजुट हैं। स्थानीय स्तर पर अगर किसी को गलतफहमी है तो उसे दूर कर ले। अब कुशवाहा तो कलह को दूर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात अंदर ही अंदर नीतीश कुमार को खाए जा रही है, क्योंकि नीतीश कुशवाहा का पार्टी में कद बढ़ा रहे हैं और दिग्गज नेता ही उन्हें दरकिनार कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में जेडीयू में फूट पड़नी तय है। और बुलेटिन के आखिर में बात उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी के प्लान की। 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें से एक उत्तराखंड भी है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को देखते हुए सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और आप ने भी अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है और जनता का दिल जीतने में जुट गए हैं। इसी बीच उत्तराखंड विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे और आपकी तरफ से सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। तो कौन है आपकी ओर से सीएम पद का उम्मीदवार? उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों में मात्र 5 महीने बाकी रह गए हैं। चुनाव प्रचार अभी से ही शुरू हो चुका है। इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में पूरा जोर लगा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। एक बार फिर आज वो 1 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। देहरादून पहुंचकर केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कर्नल अजय कोठियाल के नाम की घोषणा कर दी है। केजरीवाल ने कहा कि
कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने का निर्णय आपने नहीं लिया है, बल्कि यह निर्णय उत्तराखंड के लोगों ने लिया है। अजय कोठियाल वो शख्स हैं जिन्होंने फौज में रहकर देश की सेवा की है, अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकवादियों, पाकिस्तानियों और देश के दुश्मनों का सामना किया है। लोगों ने कहा कि अब हमें नेता नहीं चाहिए, अब हमें एक देशभक्त फौजी चाहिए। हमें ऐसा शख्स चाहिए जो अपना घर भरने की बजाय उत्तराखंड के लोगों के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में और माँ भारती के बारे में सोचे। बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने कहा कि अब नेताओं और पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता है। केजरीवाल ने फ्री बिजली का दांव भी उत्तराखंड में खेला है। बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल इसी साल 20 अप्रैल को आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के गंगोत्री से उपचुनाव लड़ने की अटकलों के बीच आपने उनके मुकाबले कर्नल कोठियाल को उतारने का ऐलान कर दिया है। हालांकि उससे पहले ही तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ गया था। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।